नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग केमिस्ट्री के प्रिपरेशन करेंगे। कोई तरह से त्रुटियां हो दोस्तों तो क्षमा कीजिएगा। आज हम लोग केमिस्ट्री देखने जा रहे हैं, केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग आते क्वेश्चन सवाल ये भी आता है कि हम लोग केमिस्ट्री क्यों पढ़ें। तो एक तो प्लस पॉइंट हो गया कि हम लोग को एग्ज़ाम करेक्ट करना है, नंबर के लिए अध्ययन करते हैं। लेकिन जान लीजिए दोस्त, ये पूरा दुनिया, ये ब्रह्मांड जो बना है वो केमिस्ट्री से ही बना हुआ है, केमिस्ट्री से ही रिलेटेड है। जितने भी मेरे आसपास दिखते हैं, जितना ये सजीव निर्जीव कुछ भी दिखते हैं, कहीं ना कहीं वो केमिस्ट्री से जुड़े हैं। उसकी और पूरा विश्व मेरा केमिस्ट्री से इन्वॉल्व है। तो हम लोग देखते हैं पहले रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, क्वेश्चन यहाँ है। तो हम नोट्स भी बनाए हैं दोस्त, बहुत मेहनत करके नोट्स भी बनवाए हैं और पूरा फुल नोट्स है। आप लोग साथ साथ में साथ दीजिए दोस्तों, हम बहुत पूरा पढ़ाएंगे। विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिनके अंतर्गत हम पदार्थ के गुण, इसका इंग्लिश भी लिख दिए हैं बीच में, गुण को बोलते हैं प्रॉपर्टीज, संगठन को बोलते हैं कंपोजिशन, संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर, एवं उनमें होने वाली परिवर्तन के विषय में कर्मबोध अध्ययन करते हैं और रसायन शास्त्र कहलाता है। कहने के मतलब है दोस्त, पदार्थ के बारे में हम लोग पदार्थ का अध्ययन करते हैं। केमिस्ट्री में पदार्थ का अध्ययन करेंगे। तो पदार्थ के अध्ययन क्या क्या करेंगे, तो पदार्थ का सबसे पहले गुण, पदार्थ का गुण और उसका संगठन और संरचना और उनमें परिवर्तन होने वाले के बारे में अध्ययन करेंगे। उसी को हम केमिस्ट्री कहेंगे। कहने मतलब क्या, परिवर्तन कैसे होता है। तो केमिकल रिएक्शन होता है, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे रसायन अभिक्रिया। रसायन अभिक्रिया कराने से पदार्थ चेंज भी होते हैं, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, गैस और बहुत इस तरह बहुत पदार्थ चेंज करते हैं, वो हमारा परिवर्तन कहलाता है। पदार्थ में हम लोग क्या क्या जनरली पढ़ेंगे, उसका प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर मतलब उसका शेप, साइज, इसका वेट, भार, और मतलब काफ़ी पदार्थ का डिटेल हम लोग पूरा पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो पदार्थ के अध्ययन करना ही केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक ना। आर हॉफमैन ने एक विचार रखा था। आर हॉफमैन ने कुछ बतलाया कि आर हॉफमैन के अनुसार रसायन विज्ञान को परमाणुओं तथा अणुओं का विज्ञान कहा जाता है। जो अणु और परमाणु है तो उनका भी विज्ञान कौन कहलाएगा, केमिस्ट्री कहलाएगा, रसायन शास्त्र कहलाएगा। कहने के मतलब अणु और परमाणु क्या होता है, तो अणु दुनिया का सबसे सूक्ष्म कण, छोटी कण, जो उससे ज़्यादा टुकड़ा हो ही नहीं सकता। जैसे चोक ले लेते हैं, चोक को पीस देंगे, रगड़ देंगे तो चोक मेरा क्या हो जाएगा, पूरा मही हो जाएगा और उससे छोटा हो ही नहीं सकता। उसी को हम बोलेंगे अणु, उसको बोलेंगे अणु। और फिर उसको साथ साथ में रख देंगे, अणु अणु मिल करके परमाणु बनेगा। एक शुद्ध 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 चीज़ को मिलाने से परमाणु बनता है, उसी को हम बोलेंगे परमाणु। अणु, परमाणु, तत्व, उसके मिश्रण, यौगिक, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आर हॉफमैन ने यही बतलाया था कि परमाणु और अणु का विज्ञान कहलाता है केमिस्ट्री, ये बतलाया था। अब हम लोग पता चलेंगे कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से होगी, केमिस्ट्री का उत्पादन कहाँ से हुआ, मतलब वो कहाँ से ये शब्द निकला। तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली काली मिट्टी कीमी से हुई थी। कहने मतलब मिस्र में जो मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती थी, वो काली मिट्टी को उन लोग बोला जाता था, कीमी बोला जाता था। काली मिट्टी में, मिस्र में काली मिट्टी को क्या बोला जाता था, कीमी बोला जाता था। और कीमी वर्ड से ही कीमी कीमी से हुआ था। तो सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले केमिस्ट्री, कीमी से क्या बन गया, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के अध्ययन अध्ययन को केमी के केमी टीचिंग कहा जाता था। कहने मतलब जो केमिस्ट्री का अध्ययन करता था उसको केमी टीचिंग कहा जाता था। जो केमिस्ट्री का बारे में पढ़ता था, उसको जानता था, उसको केमी टीचिंग कहा जाने लगा, ठीक है। तो वहीं से लैंग्वेज
दोस्त एक हाथ में भी हम मोबाइल रखे हैं और एक हाथ से पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है और थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, किसी तरह से गलती हो तो। लैंग्वेज लैंग्वेज केमिस्ट्री के रसायन पिता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन यहाँ से भी बोलेगा दोस्तों, आप लोग कहीं पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और फिर से यहाँ पढ़ लेते हैं। लेबोरियस लेबोरियस को रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्मदाता कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेबोरियस को ही कहा जाता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। अभी हम लोग क्या बोले थे इससे पहले कि हम लोग केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, तो पदार्थ की पूरा विस्तार पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, हर पॉइंट पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में। तो प्रकृति पदार्थ की प्रकृति, नेचुरल ऑफ द सबस्टांस। जान रहे पदार्थ मेरा क्या है? नेचुरल है, सबस्टांस प्रकृति है, ठीक है ना। और जो भी सबस्टांस है वो मेरा नेचुरल होते हैं। तो हम लोग चलते हैं पदार्थ के बारे में, सबसे पहले पढ़ते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ भी बनेगा दोस्त, हम शॉर्ट में लिखे हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ को वर्ड में बोलते हैं सबस्टांस, ठीक ना। वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे हो, विरोध प्रकट करती हो, वो पदार्थ कहलाता है। कहने मतलब दोस्त पदार्थ किसे कहेंगे? तो उसका कुछ द्रव्यमान होगा, वजन होगा, भार होगा, और कहीं रखने पर वो क्या करेगा? स्थान को घेरेगा, अपने जगह को घेरेगा, जगह भी घेरेगा। और जगह घेरने के बाद क्या, उधर से वो तो थोड़ा मोड़ा विरोध तो करेगा ना, बड़ा सा अगर पदार्थ हो तो विरोध करेगा। तो विरोध भी प्रकट करता है, क्या करता है? विरोध भी प्रकट करता है, वो पदार्थ कहलाता है। जैसे आप सोचिए लकड़ी, जैसे में लकड़ी, कोयला, हवा, पानी, इटीसी इत्यादि, ये सारे बहुत सारे पदार्थ हैं। मेरा जितने भी दुनिया में ये सब दिख रहे हैं सामने आसपास, हाँ हम तुम सब क्या है? पदार्थ हैं। पदार्थ किससे मिलके बना है, पदार्थ के क्या पार्ट्स होते हैं, सारे हम एक करके पढ़ेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब पदार्थ को ना बांटा गया, तो पदार्थ को कितने रूप में बांटा गया? पदार्थ को सबसे पहले जनरली दो भाग में बांट दिया, फिजिकल वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल में और रासायनिक में। तो फिजिकल में क्या क्या आ जाएगा दोस्त? तो ठोस, द्रव, गैस, ये फिजिकल में आ गई। अब रासायनिक, हम लोग रासायनिक पढ़ रहे हैं, तो रासायनिक वर्गीकरण भी किया गया। तो रासायनिक में दो भाग में बांटा गया, रासायनिक में दो भागों में बांटा गया। पहले शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को, ठीक है। तो शुद्ध में क्या किया जाएगा? जो मेरा ये सब तत्व हैं, जितने में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरियम, ये सारे तत्व हैं, और सारे मेरा शुद्ध पदार्थ हैं। तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, फिर यौगिक, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, मिश्रण में जाते हैं, समांगी मिश्रण, असामांगी मिश्रण। ये सारे हम लोग 10 क्लास में भी पढ़े थे, जब हम लोग मैट्रिक लिखने वाले थे उस टाइम में भी पढ़े थे। तो एक एक करके हम लोग डिफिनेशन भी देखेंगे दोस्तों, क्या है। हम लोग सबसे पहले देखे हैं ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस सबको जानते होंगे, फिर से पढ़ लेते हैं। ठोस को इंग्लिश में बोलेंगे सॉलिड। इसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल मतलब मोलिकुलर फोर्सेस, अर्थात संजनक बल का मान सबसे अधिक होता है। ठोस में देखो, ठोस हम लोग क्या बोलेंगे? जहाँ रखेंगे वैसा ही आकार लेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, निश्चित होगा, फिक्स होगा। जैसे ईंटा, टेबल, चेयर, ये सारे मेरा क्या है? सॉलिड है। हाँ, एग्जाम्पल भी लिखे हैं, लकड़ी, कोयला, लोहा इत्यादि, ठीक ना। देखिए अब ये प्रॉब्लम आता है कि आकर्षण बल क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड बना है, ठोस बना है, तो बहुत, कोई भी पदार्थ बनता है तो क्या चीज़ बनता है? अणु से बना हुआ है। तो अणु इसमें है, तो बहुत इसके बीच में जो कोई भी ठोस है तो इसमें आकर्षण बल है, तो बहुत क्लोजली पैकेज है, ठीक ना, इक्विफाई है, सामने है। और इस तरह से होने के कारण से इसमें क्या है? अट्रैक्शन बल है, तो काफ़ी अट्रैक्शन है और आकर्षण बल लगा हुआ है, पूरा क्लोजली है, पैकेज में है। तो वही है क्या कि आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, ठीक है। संजनक बल,
जैसे ठोस का सबसे ज़्यादा होगा, संजनक बल सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो ठोस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। तो हम लोग ठोस में बोलेगा कि संजनक बल सबसे ज़्यादा किस पदार्थ में होता है, तो ठोस पदार्थ में होता है। द्रव, द्रव को लिक्विड बोलेंगे। इसका आयतन निश्चित, आयतन जो होगा निश्चित होगा तथा आकार अनिश्चित होता है। इसमें जिस पात्र में रखी जाती है उस पात्र का आकार ग्रहण कर लेती है। आप लोग तो सब जान रहे हैं, जैसे दूध, पानी, क्या है, सी इत्यादि, जैसे दूध, पानी, तेल, ये सारे मेरे क्या हैं, लिक्विड हैं। लिक्विड को जिस, जैसे पात्र लिखा है, पात्र मतलब बर्तन समझ लीजिए, कोई भी बर्तन में रखेंगे तो ऐसा ही शेप ले लेगा। एक गिलास पानी लाएं, अगर हम रख दिए दूसरे बर्तन में रख दिए, जग में अगर कप में रख दिए तो कप का ले लिया रूप, शीशा गिलास में था तो अगर स्टील वाला गिलास में रख दिए तो वैसा रूप ले लिया, बोतल में रखा था हम बाल्टी में रख दिए, वैसा पात्र ले लेता है। इसी तरह हम लोग पूरा पढ़ेंगे दोस्त। गैस, इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित, इसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित अर्थात परिवर्तनशील होता है। आप जान रहे हैं गैस का कोई इसका सेफ साइज नहीं होता है, फिक्स नहीं है। ये जिसमें रख देगा वो क्या वो उसके आइक्यूफाई मतलब उड़ने लगेगा चारों ओर। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मार्स गैस, मीथेन इत्यादि, ये सारे मेरे क्या है, गैस है। अब लोग नोट में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं जो काफ़ी एग्जाम में पूछा है अभी तक और पूछते रहेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे दोस्त मेरा हाथ भी हिल जाता है तो मोबाइल का वीडियो ये हो जाता है, पॉज करके आप लोग मोबाइल वीडियो को रोक रोक करके नोट्स बनाइएगा दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स जरूर बनाइए। घनत्व, डेंसिटी, अब देखिए सबसे डेंसिटी किसका होगा, घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा, बोलेगा कौन सी पदार्थ का। पदार्थ को 3 रूप में भी हम लोग देखें, अभी आगे हम लोग 4-5 रूप देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है, घनत्व किसका होता है, तो ठोस का होता है, उसके बाद द्रव का होता है, और सबसे कम किसका होता है, गैस का होता है। तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका है, तो ठोस का, और कभी पूछ देता है सबसे डेंसिटी कम किसका है, तो गैस का। आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल अभी हम बोले, आकर्षण बल वही इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर फोर्स। मोलिकुलर फोर्स किस में सबसे ज़्यादा लगेगा, तो ठोस में लगेगा। ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, सबसे ज़्यादा ठोस में, हर चीज़ में ठोस में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। आंतरिक स्थान सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में, द्रव में, ठोस में। गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा सबसे स्पीड कौन भागेगा, तो गैसे भागेगा, द्रव, ठोस। ठीक ना, ये जरूर याद कीजिए, कर लीजिएगा दोस्त, बहुत जरूरी है। विसरण, डिफिनेशंस, गैस, द्रव, ठोस, गैस, द्रव, ठोस, उसमें पर्सन, टेम्परेचर, एक्सपोनेंशंस, गैस, द्रव, ठोस। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए दोस्त, आज भी कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसमें पढ़ना है, ठोस, द्रव तथा गैस के अतिरिक्त वैज्ञानिक पदार्थ की कुछ और स्थानों की रचना कर रहे हैं। कहना मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस के बारे में हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक ने कुछ और, एक से साइंटिस्ट है, ठीक, तो उसमें कुछ और डेवलप कर चुके हैं, जिसमें से एक बोल देगा कि पदार्थ का चौथा स्थान क्या है, चौथा स्थान अवस्था क्या है, अवस्था बोलेगा, सॉरी दोस्त, अवस्थाएं। तो चौथा अवस्थाएं मेरा हो गया, ऊपर में गलत पड़े, अवस्थाएं प्लाज्मा, अवस्थाएं प्लाज्मा, चौथा हो गया प्लाज्मा, पांचवा हो गया इस बोस आइंस्टीन पांचवा अवस्था है दोस्त। मेरा पहला है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सहयोग कीजिएगा दोस्त। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लाज्मा जानते हैं बहुत विशाल गैस होता है दोस्त, ये प्लाज्मा के बारे में बहुत कोई नहीं समझ पाता है, आज हम समझा रहेंगे। प्लाज्मा मतलब जान लीजिए सूरज के पास क्या है, बहुत टेम्परेचर है इसके पास है, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जहाँ जो होता है वो चौथी अवस्था में आ जाता है। प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। यह प्लाज्मा की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा कितनी अवस्था है दोस्त, पदार्थ की चौथी अवस्था है, जिसमें पदार्थ का आयनीकृत आयनिसाइड गैस के रूप में होती है,
किसके रूप में होती है? जो प्लाज्मा है किसके रूप में होती है? गैस के रूप में होती है, गैस के रूप में होती है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जा नम सुपर एक्सनेस्ट्रिक एवं, हाँ तो लिखना ही नहीं दिख रहा है दोस्त, अतिरिक्त ऊर्जा होते हैं। कहने मतलब है दोस्त, इसमें क्या होता है, काफ़ी ऊर्जा होता है इसमें, वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसे देखो हाँ लिखे भी दोस्त, बहुत दिन हो गया नोट्स बनाए। सूर्य, तारा, प्लूटो, लाइट इत्यादि में चमक का मुख्य कारण प्लाज्मा ही होता है। जो ये चमकता है, सनलाइट कितना, सनलाइट 8 मिनट 16 सेकंड में सूरज पर लाइट आ जाती है, इसका वजह क्या है? तो प्लाज्मा। ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्त, उतना भी। बोस आइंस्टीन कंडेंसन कंडेंसेट बोलाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये 5वां स्थान है, 5वां अवस्था है। यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, यह पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 5वीं अवस्था होती है। इस अवस्था की प्राप्त के लिए सन 2001 में अमेरिका की तीन वैज्ञानिक जिसका नाम है कॉर्नेल, केटलर एवं बेमैन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहने का मतलब है दोस्त, ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है, ये 5वीं अवस्था है पदार्थ का, और ये सन 2001 ईस्वी में अमेरिका के 3 साइंटिस्ट ने इसको पता लगाया था कि पदार्थ का 5वीं अवस्था भी है। हाँ, एक शायद इंडिया का भी था, जिनका नाम हम भूल रहे हैं, इंडिया का भी था, उसका नाम यहाँ तो नहीं लिखा गया है, तो इंडिया के भी था। चलते हैं आगे, देखते हैं। फॉर्मियन को पदार्थ की ठंडी अवस्था कही जाती है। फॉर्मियन को पदार्थ की ठंडी अवस्था भी कहा जाती है। ठीक है, फॉर्मियन ये देश है, उस पदार्थ की ठंडी अवस्था कहा जाता है। गैस का संघनन, कंडेंसेशन ऑफ गैस। अच्छा, ये बताएंगे अच्छी तरह से, बोर्ड का व्यवस्था करेंगे तो। गैस को द्रव के रूप में बदलना ही गैस का संघनन कहलाता है। जैसे दोस्त हाँ लिखा हुआ है, गैस से द्रव, गैस है और उसको द्रव में बदल देंगे तो मेरा संघनन कहलाएगा। तो टेम्परेचर देने से होगा, गैस को द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। एक क्वेश्चन यहाँ भी है, ठीक है। और क्वेश्चन तो बहुत सारा बन गया, आप लोग तो तेज हैं अपने। गैस को द्रव के रूप में बदलने के लिए अर्थात गैसों के संघनन के लिए उच्च दाब तथा निम्न दाब आवश्यकता होती है। बोला दोस्त कि गैस को द्रव के रूप में बदलने के लिए, गैस मेरा तो गैस के रूप में, उसको द्रव के रूप में बदलने के लिए तो इसमें हीट चाहिए ज़्यादा, क्या मतलब उच्च दाब चाहिए और निम्न भी दाब चाहिए। जिस तरह कर गैस हो उसके हिसाब से टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब बदलने के लिए क्या चाहिए? उच्च दाब और निम्न दाब, दोनों तरह की दोनों की आवश्यकता होती है। उच्च दाब और निम्न दाब की आवश्यकता होती है, तभी मेरा गैस से द्रव के रूप में बदला जा सकता है। किसी भी गैस को संघनित करने के लिए उसका तापमान क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। कहने मतलब है, किसी भी गैस को संघनित करने के लिए उसका जो तापमान होता है, संघनित मतलब ऑब्जर्व करने के लिए तापमान होता है, वो क्रांतिक ताप से कम होना चाहिए। मतलब तापमान जो होगा सो क्रांतिक उससे कम होना चाहिए। घरों में उपयोग किए जाने वाली रसोई घर में, आप लोग जान रहे हैं कि घर में खाना बनता है वो कौन सा गैस होता है? एलपीजी सब बोलते हैं, एलपीजी तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये फुल फॉर्म भी हो गया दोस्त। पात्र में द्रवित अवस्था में ही होती है। क्या मतलब जो सिलेंडर होता है 15 kg वाला, वो पात्र को गैस जो होता है सो द्रवित रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है, द्रव की अवस्था में होती है। अस्पतालों में
कृत्रिम सांस के रूप में उपयोग किए जाने वाली गैसों जो ऑक्सीजन तथा हीलियम का मिश्रण होता है। को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। पात्र में द्रवित अवस्था में होती है। हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव, ठीक है ना, कि द्रव के गैस जो है सो द्रव के रूप में होता है। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। द्रव गैस किस रूप में होता है? तो द्रवित रूप में होता है। तो हम लोग जो कोई को बेहोश हो जाता है उसको ऑक्सीजन लगाया जाता है, जानते हो दोस्तों, कृत्रिम रूप से बना होता है कि ना, मतलब मानो फिजिशियन बनाया जाता है, खुद आदमी बनाया गया है इस गैस को। तो किससे किसके सहायता से बनाया गया, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम को मिश्रण से, मतलब मिलाने से ये गैस का निर्माण होता है, जो हम लोग सांस में लगाया जाता है। और जिस सिलेंडर में उसको रखते हैं वो किस अवस्था में रहेगा? तो द्रवित अवस्था में रहेगा, द्रवित अवस्था में होते हैं। कोल्ड ड्रिंक, सॉरी, कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग पीते हैं शायद, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में CO2 गैस घुलनशील होते हैं। जानिए दोस्त, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और हम लोग जान नहीं रहे हैं कि उसमें CO2 की मात्रा आती है। CO2 गैस घुलनशील होती है। CO2 जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल, अभी हम रिएक्शन इसको बताएंगे, H2CO3 का निर्माण करती है। कहने मतलब दोस्तों, जो CO2 जल है, CO2 जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करता है। कहने मतलब ये यहाँ लिखा हुआ है, CO2 मेरा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। इसका रिएक्शन करवाएं, अभिक्रिया कराएंगे तो मेरा कार्बनिक अम्ल बना। कार्बनिक अम्ल का फार्मूला हो गया H2CO3, ठीक है, यह कार्बनिक अम्ल है। वही क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना लेता है, कार्बनिक अम्ल बना लेता है। ये मेरा फिनोल अम्ल है, कार्बनिक अम्ल। देखिए दोस्त, किसी तरह प्रॉब्लम होता है तो माफ़ कीजिएगा दोस्त। जब किसी वाहन का ट्यूब फटता है तो उससे निकलने वाली हवा ठंडा होता है। अब प्रैक्टिकल भी किए होंगे, अगर ट्यूब या तो गाड़ी की हवा, जो टायर जब फट जाती है तो वहाँ से जो हवा निकलती है वो ठंडा निकलती है, इसीलिए तो धूल उड़ जाता है दोस्त। गैसों का विसरण, डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब डिफ्यूज कैसे होता है गैस? देखिए दोस्त, घनत्व अंतराल होना चाहिए, घनत्व के अंतर रखते हुए भी गैसों में स्रस्त मिश्रण हो जाना ही गैसों का विस्तार कहलाता है। पहला सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन तथा दूसरा सबसे हल्का गैस हीलियम। सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन ही है, बहुत लोग हीलियम बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन सबसे हल्का तथा दूसरा में आ जाते हैं हीलियम। तापमान बढ़ने से विसरण की दर बढ़ जाती है, अर्थात घुलने मिलने का समय घट जाती है। पूरा तापमान बढ़ने पर जो विसरण की दर बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो विसरण की दर बढ़ ही जाएगा। कहने मतलब जो मिक्सर घुलने मिलने की समय बढ़ जाती है, मतलब हो सकता है ज़्यादा टाइम लेगा, कम टाइम लेगा, घट भी सकता है, घट जाती है, टाइम तो घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो। ठीक है दोस्त, आज हम लोग यहीं तक देखेंगे, कल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और अच्छा चीज़ अभी मतलब बताने की लायक जो है वो बता नहीं पा रहे हैं, आगे अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। देखिए दोस्त, इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ये तथा बी दो गुब्बारे हैं जिनमें क्रमशः हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस के समान अणु भरे हुए हैं। यदि दोनों में समान आकार का छिद्र कर दिया जाए तो बताइए कौन सा गुब्बारा पहले संकुच हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे। आप जान रहे दोस्त कि दो गो गुब्बारा लेंगे, उसमें एक हाइड्रोजन भर देंगे, एक में ऑक्सीजन भर देंगे, तो पहले कौन सा सिकुड़ जाएगा? तो जो सबसे हल्का होगा। तो हाइड्रोजन गैस से भरी गुब्बारा, ये दो गो गुब्बारा था ये और भी, तो पहले कौन सिकुड़ जाएगा? ये। इसके आगे देख ही लो,
यदि एक बंद कमरे के कोने में इत्र, जो हम लोग कपड़े उपड़े में लगाते हैं, इत्र की बोतल खोल दी जाए तो विसरण के गुण के कारण ही वह पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक इसी प्रकार रसोई घर का बना स्वादिष्ट खाना सुगंध विसरण विधि द्वारा ही हमारे नाक में पहुंच जाती है। ये समझ गए होंगे दोस्त कि विसरण के कारण ही मतलब इत्र पूरे रूम में फैल जाता है और विसरण की विधि से ही मेरे खाना का सुगंध जो है पूरे रूम में फैल जाता है। गैसों का विसरण का नियम ग्रहम ने दिया था। बोला गैसों का विसरण का नियम जो है वो किसने दिया था? ग्रहम ने दिया था। इस नियम के अनुसार नियम ताप तथा दाब पर गैस की विसरण की अपेक्षिक गति उसके घनत्व एवं द्रव्यमान के वर्गमूल का ऊर्ध्वक्रमण अनुपात होते हैं। जो बोल रहा है कि विसरण का नियम दिया था, तो कौन दिया था? ग्रहम ने दिया था। इस नियम के अनुसार नियम तथा ताप होना चाहिए, सॉरी, ताप तथा दाब पर गैसों की विसरण का अपेक्षिक गति उसके घनत्व द्रव्यमान का वर्गमूल से उत्क्रमित अनुपात होते हैं। इसका फार्मूला यही दिया था, R1/R2 रेशियो बता रहा है, बाय √d2/d1, या तो फिर इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहां R1 और R2 मेरा क्या विसरण की अपेक्षिक गति है। दोस्त आज थोड़ा मोड़ा हम लोग कल से देखें, हम भी प्रिपरेशन कर लेंगे। आज हम डायरेक्ट बना के देख रहे थे, प्रैक्टिकल किए। दोस्त अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट डे से अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे और चैनल चलते रहेगा। पर डे वीडियो बनाएंगे, अच्छे मैथ का सोल्यूशन, रीजनिंग सोल्यूशन, टोटल जीएस हम लोग देखेंगे।